नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिवोटेड लर्नर्स पर। दोस्तों, डिवोटेड लर्नर्स पर आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये एक सीरीज जो चल रहा है, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। और ये क्विक रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम बहुत ही कम समय में आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपके आगामी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, टीजीटी, पीजीटी या अन्य जो भी आपकी परीक्षाएं हैं जहां आपको फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सभी के लिए हेल्प मिलेगा। उम्मीद है कि इसके पहले के जो 3 सेशन हो चुके हैं, उनको भी आपने देखा होगा और साथ में ही ज्योग्राफी के जो सेशन चल रहे हैं, उनको भी आपने देखा होगा। इस चैनल पे आने वाले सभी सेशन के सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको हमेशा जो भी क्लास हो उसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के आधुनिक भारत के इतिहास का ये सेशन, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए थे भारत में, और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। यात्रा होती है आज की शुरुआत धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन से। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है वो नाम है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय दोस्तों, ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया था। इनकी उपाधियों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप में इन्हें जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत के नाम से इन्हें उपाधियां जो है वो दी गई हैं। राजा राममोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1772 को हुआ था। आपके स्क्रीन पर ये डेट नजर आ रहा होगा, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, है ना। 22 मई 1772, जिसमें राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था, और ये डेट जो है वो आपको याद रखना है। इनके पिता का जो नाम है वो नाम है रामाकांतो रॉय, और उनकी मां का नाम जो है वो है तारिणी। ये नाम इसलिए भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि कई बार आयोग इस पे प्रश्न पूछता है। राजा राम मोहन राय वॉज अ फाउंडर ऑफ अ ब्रह्मो समाज, यानी कि ब्रह्मो समाज की इन्होंने स्थापना की थी, और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। राजा राम मोहन राय का आत्मीय सभा था, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इस आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में किया था, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। राजा राम मोहन राय और अकबर द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें, तो अकबर द्वितीय का और राजा राम मोहन राय के बीच में जो संबंध है, अगर अकबर द्वितीय को देखें तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 27 सितंबर 1833। स्थान था इंग्लैंड का ब्रिस्टल। दोस्तों, ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा के विरोधी थे। तो ये तो जानकारी रही राजा राम मोहन राय के संबंध में। और ये देखिए, ये जानकारी है कि हु स्टैब्लिश द आत्मीय सभा। तो 1814 में राजा राम मोहन राय फॉर्म आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ट्राई टू इनिशिएट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम बात करें, तो दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जिसमें विभाजन जो हुआ था, प्रथम विभाजन वो 1866 में हुआ था। 1866 में जो प्रथम विभाजन हुआ था, उसमें एक जो बना था वो बना था आदि ब्रह्म समाज से टूटकर, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ा हुआ था, और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन से। भारतीय ब्रह्म समाज भी 1878 में दो भागों में विभाजित हो गया। एक बना था आपका भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन वाला, और दूसरा साधारण ब्रह्म समाज उदारवादियों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसके बाद जो दूसरे धार्मिक सुधार आंदोलन के एक नेतृत्वकर्ता नजर आते हैं, आपके स्क्रीन पर स्वामी दयानंद सरस्वती नजर आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1867 ईस्वी में
पाखंड खंडनी पताका इन्होंने लड़ाया था। इनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। इनका एक प्रसिद्ध कथन था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। आर्य समाज का जो स्थापना था दोस्तों, वो अप्रैल 1875 में बंबई में हुआ था और इसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसका मुख्यालय जो था वो लाहौर में था, 1877 में स्थापित हुआ था। इनका नारा था दयानंद सरस्वती का, पुनः वेदों की ओर चलो। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग की उपाधि दी गई थी और स्वराज्य का सबसे पहला प्रयोग अगर किसी ने किया था तो दयानंद सरस्वती ने कहा किया था। तो महर्षि आपके स्क्रीन पर ये दयानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती ग्रेटेस्ट मेजर वॉज टू कन्वर्ट पीपल फ्रॉम कॉल्ड लोअर कास्ट एंड नॉन हिंदू रिलीजियस इनटू द वैदिक रिलीजन। Our Vedas are the earliest book. Hinduism is the most ancient of all the religion that have survived. ये मैसेज किसका है? ये मैसेज है दयानंद सरस्वती का। तो दयानंद सरस्वती के बारे में मैंने आपको बताया कि रिफॉर्मर थे ये और इन्होंने आर्य समाज की का फाउंडेशन किया था, फाउंडिंग मेंबर या फाउंडर थे। ग्रेट सेज हु शॉट टू रिस्टोर द हिंदुइज्म इट्स नेचुरल रेडियंस एंड विजडम। अगला नाम आता है दोस्तों आपके स्क्रीन पर और ये है प्रार्थना समाज से जुड़े हुए और प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं दडोबा पांडुरंग। डडोबा पांडुरंग के बारे में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहे हैं। प्रार्थना समाज के बारे में बात करें दोस्तों तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में बंबई में हुई थी और आत्मारंग पांडुरंग, जिसको कि हम दादोबा पांडुरंग तधाकर के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी और प्रेरणा ली थी इन्होंने केशव चंद्र सेन से। इनका उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आर्य समाज के बारे में हमने चर्चा भी की थी और आर्य समाज के बारे में एक बार फिर से हम देखें, एक बार दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों दो गुट था। प्रथम गुट जो था वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक का था, जो कि लाला लाजपत राय हंसराज, जो कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी, ये प्रमुख व्यक्ति थे। और आर्य समाज का जो पहला जो आपका विभाजन देखने को मिल रहा है वो 1892 और 93 में जो है वो विभाजन जो है वो देखने को मिलता है, 1892 और 93 में। द्वितीय जो गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशी राम, जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी 1902 में। तो आपको ध्यान रखना है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको कि डीएवी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और गुरुकुल, ये दोनों आर्य समाज के ही जो हैं दो गुटों के द्वारा स्थापित जो हैं ये शिक्षा के क्षेत्र थे या शिक्षा के केंद्र थे। आगे अगर और भी हम बात करें दोस्तों तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट जैसे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे कि देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। सत्यशोधक समाज की किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने। धर्म सभा की किसने की थी, तो राजा राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग, तुलसी राम शिव दयाल साहब स्वामी जी महाराज के द्वारा ये राधा स्वामी सत्संग आंदोलन हुआ था। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल, शंकर राव जाधव। विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित के द्वारा हुआ था। इसके अलावा और भी कुछ आपसे बात करें, जैसे कि अब हम आ जाते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है ये, या लॉर्ड लिटन के काल में ये पारित हुआ 1878। और इसमें क्या कहा गया था कि मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड वर इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज नॉट इन इंग्लिश। This vernacular newspaper made the people aware of the political affairs of British and people slowly start asking questions for their right। तो ये कुल मिलाकर ये था कि ये जो लोगों को जो है एक तरह से हम देखें कि लोग जागरूक हो रहे थे, अपने अधिकारों के बारे में जो है वो पूछना शुरू किए जा रहे थे, इसलिए जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इसका अन्य जो नाम था वो था मुंह बंद करने वाला अधिनियम या देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। और सिकन पेरी ने जो है इसके बारे में कहा कि ये विपरीतगामी और असंगत है, और एसएन बनर्जी ने ये कहा कि ये तो आकाश से वज्रपात हो गया। किसके संदर्भ में? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में। कुछ और भी आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं जो कि आपको फैक्ट याद रखना है वो है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया, जिसको कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से विवाह हेतु यह प्रावधान था, जिसमें लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी। इसका अन्य नाम जो था वो था ब्रह्म विवाह अधिनियम। तो नेटिव मैरिज एक्ट और ब्रह्म विवाह अधिनियम केशव चंद्र सेन,
लड़कों की न्यूनतम उम्र, लड़कियों की न्यूनतम उम्र, ये सारी आपको ध्यान रखना है। एक और भी आपके लिए फैक्ट जो है वो है 1856 ईस्वी का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित होना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अभी तक अगर अपने मित्रों को शेयर नहीं किया तो इस सेशन को देखकर अपने मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस को शेयर कर दीजिए, और उम्मीद मानिए बहुत ही लाभप्रद सेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, और कांग्रेस से पूर्व स्थापित जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी उस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस से पूर्व यानी से 1885 से पहले की तो जमींदारी एसोसिएशन जो थी वो 1838 में, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, इंडियन लीग 1875 में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में, ये आप याद रखिएगा। कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं थी बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, बंबई में राजनीतिक संस्थाएं और मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। तो सबसे पहली जो राजनीतिक संस्था जिसके बारे में हम बात करें वो है आपका बंग भाषा प्रकाशिका सभा। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा 1836 में से स्थापित किया गया था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है ना, तो इसमें प्रसन्ना कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर, इनका नाम आपको याद रखना है, और राजा राम मोहन राय जो है कि फाउंडिंग मेंबर थे इनके बंग सभा परीक्षा प्रकाशिका सभा के 1836। दे आर ऑल डिसेंट ऑफ जमींदारी ट्रेडिशन। द सभा प्रेसिडेंट ऑफ गौरी शंकर भट्टाचार्य एंड सेक्रेटरी कौन थे आपके दुर्गा प्रसाद तारका पंचानन, ये नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है योग प्रश्न पूछते। राजा राम मोहन राय जो है वो पायनियरिंग पॉलिटिकल लीडर थे इन मॉडर्न सेंस के। ही बिगन agitating for demands such as appointment of Indians to higher government position, press freedom, द प्रिवेंशन ऑफ जमींदारी ऑपरेशन ऑफ द राइट्स एंड सो ऑन। इसके बाद एक जो सभा है दोस्तों जिसके बारे में आपको बात करना है वो है आपका लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। ये दो नाम है दोस्तों। इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी और इसका उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और भी इससे संबंधित जो है उसको भी मैं जोड़ देता हूं। 1838 फाउंडेड जो है बंगाल है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन में फाउंडिंग हुआ था, विलियम एडम का नाम याद रखिएगा। मैनिफेस्टो जो है वो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी प्लस लेबर होल्डर सोसाइटी के बीच में मैनिफेस्टो था। एक्सटेंशन क्या था, परमानेंट सेटलमेंट ऑल जो है वो ऑल ओवर इंडिया में एक्सटेंशन करना है। इसके बाद और भी आपका है वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 का, और द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1843 में विलियम एडम जो कि राजा राम मोहन राय के फ्रेंड थे, और ये दोनों मिलकर किए, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ चर्चा भी की थी आपके साथ, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द ऑर्गेनाइजेशंस एम वाज टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ इंडियंस बाय लेटिंग द पीपल ऑफ इंग्लैंड नो ऑफ द डायर कंडीशन इन विच द ब्रिटिश वर कीपिंग द इंडियंस। दे यूज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मीन्स टू अचीव दिस एम। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर भारतीयों की स्थिति के ऊपर जो है ध्यान देने के लिए थी। अगला अगर हम बात करें दोस्तों तो पूर्णा सार्वजनिक सभा आपको देखने को मिल रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को की गई थी, और ये महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा अगर हम बात करें तो इनके संस्थापक थे, और साथ में इनके जो थे वो थे आपके जीवी जोशी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडियन एसोसिएशन 1876 में, जिसको कि भारत संघ के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है ना, और 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रहे हैं, है ना, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के जो सहयोग जो थे इसमें वो थे आपके आनंद मोहन बोस। इसके बाद है आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये अक्टूबर 1851 में ये आपका कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो कोलकाता हम कह सकते हैं। इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो थे आपके राधा कांत देव जो कि अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हरीश चंद्र मुखर्जी का नाम आपको इनमें याद रखना है। फिर इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम आपको याद रखना है इसके संदर्भ में, और इसके अलावा राजेंद्र लाल मित्र का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आप देखेंगे आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेंट्रल
मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, ये आपको दिख रहा है सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन के बारे में, और ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से जुड़ा हुआ ये है। 1877 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी सैयद अमीर अली के द्वारा। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें अगर हम बात करें तो बंबई के तीन त्रिमूर्ति कौन कौन, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये मिलकर जो है इसकी स्थापना किए थे। कब? 1885 आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। और कहां हुआ था स्थापना? स्थापना हुआ था मुंबई में, यानी कि उस समय के बंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और जो पहला सेशन था दोस्तों, वो आपका बॉम्बे में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में ये हुआ था। इसका नाम भी याद रखिएगा इस पाठशाला का, जहां 72 लोग जो है डेलीगेट्स जो इकट्ठा हुए थे। और वेन्यू शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। अब ध्यान रखिएगा, ये पहले जो होने वाला था वो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में उस समय कोलरा जो फैला हुआ था, है ना, कालरा फैला हुआ था, इसलिए ये कहाँ हो गया? बंबई में हुआ, याद रखिएगा। पहले प्रेसिडेंट जो थे वो आपके कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये नाम दिया गया। तो कभी आपसे पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम है वो किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ये नाम दिया था, जिनको कि हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इसके पहले की वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। कल की वीडियो में हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में और भी डिटेल में बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको एओ ह्यूम का नाम याद रखना है, जो कि रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में। ह्यूम का इन्वॉल्वमेंट जो था, इसको अगर हम बात करें तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। और मैंने कहा कि 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें इंपॉर्टेंट था। 1887 में अगर हम बात करें तो मद्रास में इसका आपको देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम देखें तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जो है अध्यक्ष हैं, और इसमें अपील मेड टू मुस्लिम टू ज्वाइन हैंड्स विद द नेशनल लीडर्स। ठीक है ना, इसमें मुस्लिमों से जो है वो आग्रह किया गया कि अपने नेताओं के साथ वो कंधे से कंधा मिलाए। ठीक है, 1888 में जो है वो उसके बाद इलाहाबाद में हुआ, यानी कि वर्तमान प्रयागराज। जॉर्ज यूल थे इसमें, जो कि पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ये कई बार आयोग ने प्रश्न पूछा हुआ है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। 1896 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें कि रहमुतुल्लाह एम सयानी थे, जो कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है इसमें पहली बार आपके कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो गाया गया। और कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रहमुतुल्लाह एम सयानी। 1905 में फिर अधिवेशन हुआ, ये हुआ आपका बनारस में। ठीक है ना, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने एक्सप्रेस्ड किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर। 1905 बंगाल विभाजन, अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। 1907 सूरत, जिसमें रास बिहारी बोस जो थे अध्यक्ष थे, और इसमें जो है वो क्या हुआ था, पार्टी जो है दो भागों में विभाजित हो गई। 1909 लाहौर में हुआ था, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता कर रहे थे, और इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है इसमें इफेक्ट में आया था। आपको 1909 का आपको याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो में इसमें और भी अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें विशन नारायण दास डार जो थे वो अध्यक्ष थे, और जनगण मन जो है वो पहली बार गाया गया था। तो आप दो चीज याद रखिएगा, 1896 में जब कलकत्ता में हुआ था तो वंदे मातरम गाया गया था, और 1911 में जब कलकत्ता में हुआ था तो जनगण मन गाया गया था। 1916 में लखनऊ में हुआ था, जिसमें अंबिका चौरंग मजूमदार जो थे वो अध्यक्ष थे, और इसमें लखनऊ पैक्ट पे बात हुई थी, और ये ज्वाइंट सेशन था मुस्लिम लीग के साथ। 1917 में कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता फिर से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एनी बेसेंट इसमें अध्यक्षता की थी, और एनी बेसेंट जो है वो पहली प्रेसिडेंट थी, आपकी फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फर्स्ट, इंडियन नहीं पूछ रहा, इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो सरोजनी नायडू थी, कानपुर में जब 1925 में जब इनका अधिवेशन हुआ था। तो इस पे आपको क्या करना है, इस पर आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए अपनी बातें जो है वो करना है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है ना? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं और भी इसके साथ में आपको ऐड कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है जैसे महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था जिसको कि वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था। हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और गरम दल और नरम दल यानी कि सूरत में आपको याद होगा हमने भी चर्चा भी की थी कि 1907 में क्या हुआ था, पार्टी में स्प्लिट्स हो गया तो आपका क्या बना, गरम दल बना और नरम दल बना। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो गरम दल जो थे, आपके स्क्रीन पर ये गरम दल का के नेता दिख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, और साथ में एक और भी नाम इसमें जोड़ दीजिएगा, वो नाम है अरविंद घोष। आपके स्क्रीन पर यह आधुनिक इतिहास ये 1885 से 1905 में नरमपंथी उदारवादी चरण दिख रहा है। इसमें नरमपंथी नेता नजर आ रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन 5 नामों को याद रखिएगा। तो 5 नाम आपको कहां मिलेंगे, नरमपंथी या उदारवादी, और 4 नाम आपको कहां मिलेंगे, गरम दल में आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां जोड़ देता हूं जो आपको याद रखना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता जो है वो सर वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल जो है वो बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा की गई थी। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु जो हैं वो मैजनी थे। शेरे पंजाब जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता था। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लीडर्स फॉर द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, ठीक है ना, यानी कि महिलाओं के लिए जिन्होंने बात किया वो नेताओं पे अगर हम बात करें जो महिला उत्थान पे बात कर रहे थे तो सबसे पहला नाम आपको आ रहा है राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा विवाह की वकालत की थी, रीमैरिज एक्ट 1856 लाया था। केवी पंटुलू इन्होंने ओपन फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन्होंने 1874 में जो है वो बच्चियों के लिए स्कूल खोला था। एमजी रानाडे विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया था। पंडिता रमाबाई शारदा सदन की स्थापना की थी। राई सालिंग राम ये फीमल के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था और अपने बुक में जिसका नाम था प्रेम पत्र इसमें इन्होंने बात की थी। बहराम जी कालाबाड़ी जो कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर इन्होंने काम किया था। डीके करवे फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी इन्होंने 1916 में स्टार्ट की थी। गंगाबाई फीमेल एजुकेशन पे इन्होंने काम किया था। सुभा लक्ष्मी फर्स्ट विडो ग्रेजुएट थी, ये पहली विधवा जो थी जो कि ग्रेजुएशन इन्होंने पढ़ाई की थी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बेगम रुखैया, सरला देवी चौधरानी और द्रोथी जिनरा जदसा, ये सब भी ऐसे लोग हैं जो कि महिला उत्थान पे काम किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रिवॉल्यूशन के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में और क्रांति के बारे में बात करें तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर स्वतंत्र वीर सावरकर आपको नजर आ रहे होंगे जिनको कि हम वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अनुशूलन समिति की जो स्थापना थी वो वरिंद्र कुमार घोष ने की थी। और चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। तो आपके स्क्रीन पर ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नजर आ रहा होगा जिसको ला हरदयाल की जिसमें भूमिका थी। क्रांतिकारी घोषणा पत्र इनकी थी जिसको द रिवोल्यूशन कहा गया। इन्होंने काकोरी कांड 1925 में किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया गया था। सैंडर्स हत्याकांड में इनका रोल था। असेंबली बम कांड में इनका रोल था। फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन इनके द्वारा है। और HSRA का पतन, तो ये सारी चीजें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है? कुछ और भी चीजें हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूं, उस पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी और भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अभिनव भारत की में जो मैं बात कर रहा था, ये अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी ये 1899 में स्थापना हुई थी वीडी सावरकर जी के द्वारा। और ठीक है ना? और 1899 में स्थापित हुई थी मित्र मेला और इसी का परिवर्तित रूप था अभिनव भारत। 1904 में गुप्त सभा का रूप इसको दिया गया। राष्ट्रीय स्वयं संघ, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। इसके संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में था। इसके बाद बात करें तो एक नाम आपको ध्यान में रखना है, वो है जतिन नाथ मुखर्जी का, जो कि बंगाल के क्रांतिकारी थे और इनका जो संबद्ध संगठन था वो था युगांतर
अनुशीलन समिति, आपके स्क्रीन पर देखिए यहाँ अनुशीलन समिति जो दिख रहा है बरिंद्र कुमार घोष का, ठीक है ना, तो ये भी जुड़े हुए थे, जतिन नाथ मुखर्जी भी, और गदर पार्टी। अन्य नाम जो था जितेंद्र नाथ मुखर्जी का, वो था बाघा जतिन। इसके अलावा हमने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पे बात किया था। स्थापना मैंने कहा 1924 में इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, और संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड इनके द्वारा किया गया था 9 अगस्त 1925 को। स्थान काकोरी, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया था। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, और क्रांतिकारी फांसी स्थल जो था इसमें अगर हम देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी गई, और राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बना। स्थान था दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान, और स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया था। अगला आपके नाम स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा वो भगत सिंह जी दिख रहे होंगे, जिनका 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ, और ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। और ये जो है तीसरे पुत्र थे सरदार किशन सिंह और विद्यावती के। माँ का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 10 ये दिसंबर 1928 को इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था। बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इनके ऊपर मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई, और इनका अंतिम संस्कार फिरोज शाह जिले की सतलज नदी के तट पर किया। इंकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में अगर कोई प्रयोग करता था तो वो कौन था? कैसे? चलिए थोड़ा सा और भी परीक्षा के हिसाब से और भी देख लें, तो जैसे इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्यसेन ने की थी। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल जो 64 दिन किया गया था, जतिन दास के द्वारा किया गया था। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाले बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम शांति घोष और सुनीति चौधरी था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों में अगर हम देखें तो श्यामजी कृष्णा वर्मा का नाम आप कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। और ये पहले नॉन ब्राह्मण थे जिनको कि काशी यानी कि बनारस के पंडितों ने पंडित का दर्जा दिया था 1877 में। इनके बारे में और भी अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी, और द इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। इंडिया हाउस की आधारशिला जो है इनके द्वारा रखी गई थी, ठीक है ना। और एज पर हिज रिक्वेस्ट हिज urns of ashes were brought to India after 56 or 6 year of independence on 23rd अगस्त 2003। तो इनके जो अस्थि कलश थे, जो अस्थियां थी, वो 56 साल बाद आज़ादी के 23 अगस्त 2003 को जो है वो भारत में लाया गया था। और इंडिया पोस्ट जो है इनके याद करते हुए 1989 में जो है वो डाक टिकट भी जारी किया गया था इनके बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है ना। तो ये आपको इनके बारे में जो है वो दिख रहा। और ही एग्रीशिएटेड फॉर द रिलीज ऑफ सावरकर एंड एक्विज ग्रेट सपोर्ट और ओवर यूरोप एंड रशिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गदर पार्टी पे हम बात करते हैं। गदर पार्टी आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा। गदर मूवमेंट भी आपको याद होगा। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी, जिसका उद्देश्य था पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। गदर मूवमेंट का रीजन अगर हम देखें तो ह्यूमिलेशन ऑफ इंडियंस इन डोमिनियंस ऑफ इंडिया 1908, इमिग्रेशन एक्ट कनाडा में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं, सेटल प्लान, यूनाइटेड इंडिया हाउस और मॉडरेट फेल्यूर बर्थ ऑफ एक्सट्रीम्स। सेटल प्लान में देखें तो बैन किया गया था इंडियंस को कनाडा जाने के लिए। डेलीगेशन टू वायसराय एंड ब्रिटिश काउंट। यूनाइटेड इंडिया हाउस में आपको याद नाम रखना होगा जीडी कुमार एंड लास का। और खालसा दीवान सोसाइटी जो है इनसे संबंधित थे। 1930 हिंद एसोसिएशन के साथ ये जुड़ा हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला नाम आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था, जिनके पिताजी का नाम सोराब जी फ्रॉम जी पटेल था, इनके पति का नाम रुस्तम के आर कामा था, और ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, जो कि प्रथम भारतीय झंडे को इन्होंने जर्मनी में स्टुटगार्ट में फैलाया था। और इनका दूसरा जो नाम था वो भारतीय क्रांति की मां के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। तो ये मैं इनके बारे में जो है वो जानकारी है।
एक और भी जानकारी है, राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, स्वयं को राष्ट्रपति बनाया था और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया था। तो ये कुछ जानकारियां हैं। एक और जानकारी है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। सोहन सिंह भखानन इसके संस्थापक थे और गदर नामक अखबार निकालने के कारण इनका नामकरण भी गदर पार्टी हो गया था, जिसके पथ प्रदर्शक लाला हरदयाल थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इंडियन फ्लैग दिख रहा होगा, जो कि 1916 में पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है इसका डिजाइन दिया गया था। प्रथम भारतीय झंडे के डिजाइन के बारे में बात करें तो संयुक्त रूप से भिखाजी कामा, वीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा दिया गया था। अगला जो टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो दिख रहा है आपको कामा गाटा मारू कांड दिख रहा है, जो कि हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था और भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाया था। इस पर कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोका था और इसके ऊपर यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ाई करने के लिए कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम शोर कमेटी था और इस कमेटी में हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक थे। अब इसमें अमेरिका में जो रह रहे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में जो है वो आंदोलन चलाया था। तो आपके स्क्रीन पर ये कोमा गाटा मारू इंसिडेंट 23 मई 1914 को दिख रहा है। द शिप पैसेंजर्स कंसिस्टिंग ऑफ 376 ईस्ट इंडियंस फ्रॉम द पंजाब वर रिफ्यूज्ड परमिशन टू लैंड इन कनाडा। ठीक है, चलिए अगला नाम आपकी स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा है रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस जो कि जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे और ये की ऑर्गेनाइजर थे आपके गदर रिवॉल्यूशन के। जो इनका पूरा का पूरा एम था कि वो था कि ब्रिटिश आर्मी के ऊपर अटैक किया जाए और इन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में, जिसको कि हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अब्रॉड में ये काफ़ी एक्टिव थे और इन्होंने जापानी अथॉरिटी की सपोर्ट से जो है वो इंडियन नेशनलिस्ट को जो है वो खड़ा किया था और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बनाने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा किया था। 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को जो है वो सौंप दिया था और जापानी गवर्नमेंट ने इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के से जो है सम्मानित भी किया है। तो 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीय के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया गया था और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो है वो इंडिपेंडेंस लीग की जो है स्थापना की गई थी। अगला जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है वो है आपका बंगाल विभाजन से संबंधित। बंगाल विभाजन आपको याद है 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था और इसके निर्णय की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई 1905 को हो गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था और इसीलिए पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया जाता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना हम इसको राखी दिवस के नाम पे बनाएं और इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि बंगाल को जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया था। एक जो आपका भाग था वो था आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा जो भाग था वो था आपका पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, बिहार और उड़ीसा रखा गया था, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी और जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। अगर इसमें हम बात करें तो 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे। ठीक है ना, और बहुसंख्यक जो है बंगाली भाषी अल्पसंख्यक के रूप में थे। पूर्वी बंगाल जिसमें आसाम था और पूर्वी बंगाल था, राजधानी ढाका थी, जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक थे और हिंदू जो थे वो अल्पसंख्यक के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, आपकी स्क्रीन पर ये देख रहा है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे अभी हमें चर्चा करना है वो है आपका स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1905 में आपका शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को घोषणा की गई थी और ऐतिहासिक इसके लिए जो है वो आपका बैठक हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को जो दूसरा नाम दिया जाता है दोस्तों वो नाम है वंदे मातरम आंदोलन और स्थान कलकत्ता का टाउन हॉल था। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा बात जो कही गई थी, एक सुझाव दिया गया था, वो कहा गया था कि ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया गया जाए। ये सुझाव किसके द्वारा किया गया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। और अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों प्रकार का यानी कि आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन था और इसमें अगर हम बात करें तो जो भी आपके सरकारी सर्विसेज थे, कोर्ट थे, स्कूल थे, कॉलेज थे या फॉरेन के जो भी गुड्स थे उसको बॉयकॉट करने की यानी कि उसको सीधे उसको परित्याग करने की बात की गई थी और इसमें स्वदेशी जो भी वस्तुएं थी उसके प्रमोशन करने की बात की गई थी, उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी और जो स्वदेशी शिक्षा थी उसको बढ़ावा देने के लिए जो है वो स्वदेशी विद्यालय और कॉलेजेस खोलने की बात की गई थी। लैंडलॉर्ड्स
आपकी महिलाएं स्टूडेंट्स जो है वो बहुत तेजी से इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी, बहुत बढ़ चढ़ कर इस पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। स्टूडेंट जो थे उन्होंने जो भी फॉरेन पेपर और बुक्स थे उसको रिफ्यूज कर दिया था। और हुआ क्या था कि इसमें आपके जो किसान थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस आंदोलन से अपने आप को अलग थलग करके रखे थे। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेतृत्वकर्ता की बात करें तो लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बंबई और पुणे में इसका नेतृत्व किया। अजीत सिंह लाला लाजपत राय में पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है इसका नेतृत्व किया। स्वदेश बांधव समिति इससे संबंधित और भी आपको नजर आएगी, जो कि अश्विनी कुमार दत्त जो है इसके संस्थापक थे। और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी जो मैंने इस पर बात किया कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है। किसान, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो है इससे जुड़े हुए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन की आलोचना भी की थी। ठीक है ना। इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना जो है वो अवनींद्र नाथ एवं गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन को जो रद्द घोषित किया गया वो 12 दिसंबर 1911 को जो है वो रद्द घोषित किया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सर एंड्रूज हेंडरसन और लिथ फ्रीजर की थी। पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य बेहतर समन्वय के संबंध के समर्थक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का जो तत्कालिक कारण था वो बंगाल का विभाजन था और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी जो बनाए जाने की घोषणा हुई वो 1911 में दिल्ली दरबार में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा और भी इसके पहले 3 सेशन हिस्ट्री के और 2 सेशन ज्योग्राफी के हो चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिए। सेशन पसंद आया होगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लासेस आपको मिले और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।